नमस्कार। आज हमारे पास दुनिया भर से आई खबरों का एक अच्छा खासा जखीरा है। जी। इसमें कूटनीति की पेचीदगियों से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था की चाल, कुछ प्राकृतिक आपदाओं की थोड़ी चिंताजनक खबरें भी हैं और खेल के मैदान से अच्छी खबरें भी। बिल्कुल, और हमारा इरादा सिर्फ खबरें बताना नहीं है, बल्कि इन अलग-अलग स्रोतों से मिली जानकारी के तार जोड़ना है। हाँ, समझना है कि इनका मतलब क्या है। जी, और क्यों ये हमारे लिए मायने रखती हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की पड़ताल और देखते हैं कि दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले भारत कतर संबंध। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से कतर जा रहे हैं 2 दिन की यात्रा पर। हाँ, ये यात्रा काफ़ी अहम है। वो दोहा में कतर के वाणिज्य और उद्योग मंत्री शेख फैसल बिन थानी, उनके साथ कतर भारत संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अच्छा, इस तरह की बैठकें दिखाती हैं कि दोनों देशों के लिए व्यापार और निवेश कितने महत्वपूर्ण हैं। तो ये जो संयुक्त आयोग की बैठक है इसमें मतलब क्या होता है आमतौर पर? वही व्यापार की समीक्षा, निवेश बढ़ाना। देखिए, ऊपरी तौर पर एजेंडा वैसा ही लगता है, द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को देखना, व्यापार में जो रुकावटें आती हैं, खासकर वो गैर शुल्क वाली, मतलब नॉन टैरिफ बैरियर्स, हाँ हाँ, जैसे वो सर्टिफिकेशन वगैरह की जरूरत है, बिल्कुल। या अलग-अलग स्टैंडर्ड्स जो व्यापार को मुश्किल बनाते हैं, उन पर बात करना। और हाँ, व्यापार और निवेश बढ़ाने के नए तरीकों पर भी चर्चा होगी ही। लेकिन इस बार कुछ खास भी है क्या? सुनने में आ रहा है कि भारत कतर मुक्त व्यापार संधि FTA उस पर भी बात आगे बढ़ सकती है। ये कितनी बड़ी बात होगी? अरे, ये तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। हम्म एफटीए का मतलब है कि व्यापार पर जो टैक्स लगते हैं या दूसरी रुकावटें हैं, वो काफी कम या बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। हम्म अब देखिए, कतर भारत के लिए ऊर्जा का, खासकर एलएनजी का बहुत बड़ा स्रोत है। सही। और भारत कतर के लिए खाने पीने की चीजें, दूसरा सामान इसके लिए अहम है। एफटीए हो गया तो दोनों तरफ का व्यापार कई गुना बढ़ सकता है। अच्छा। ये मतलब कतर के साथ भारत के आर्थिक रिश्तों को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा सकता है। इसीलिए मंत्री जी वहां सिर्फ सरकारी मीटिंग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, और क्या है? वो वहां के व्यापार मंडलों से, उद्योग समूहों से और जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनसे भी मिल रहे हैं। यानी ये सिर्फ एक रूटीन विजिट नहीं है, इसके पीछे गहरे रणनीतिक मायने भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है। चलिए, अब इसी क्षेत्र में एक और थोड़ा उलझा हुआ मामला है मध्य पूर्व। इजरायल और हमास युद्ध विराम को लेकर आज मिस्र में फिर बातचीत। हाँ, शर्म शेख में ये अप्रत्यक्ष बातचीत है, मतलब डायरेक्ट नहीं मिलेंगे दोनों पक्ष, मध्यस्थों के जरिए बात होगी। ओके। और खबरें ये हैं कि बातचीत का जो आधार है वो शायद राष्ट्रपति ट्रंप का वो 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव हो सकता है। कहा जा रहा है कि उसके ज्यादातर पॉइंट्स पर पहले ही सहमति बन चुकी है। अगर ज्यादातर बातों पर सहमति है तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? मतलब दोनों की मुख्य मांगे क्या हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं? हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, हमास का जोर इस बात पर है कि बातचीत का फोकस पूरी तरह संघर्ष विराम लागू करने पर हो। ठीक है। गाजा पट्टी से इजरायली सेना पूरी तरह वापस जाए और जो युद्धबंदी हैं उनकी अदला बदली हो। और इजराइल दूसरी तरफ इजराइल कह रहा है कि वो सुरक्षा कारणों से गाजा के कुछ हिस्सों में अपनी सेना रखना चाहता है। तो ये एक बड़ा पॉइंट है जिस पर मतभेद है। तो मतलब अभी भी रास्ता आसान नहीं है, लेकिन कोई उम्मीद की किरण भी दिख रही है क्या? एक एक दिलचस्प संकेत जरूर है। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि हमास शायद इस बात पर राजी हो रहा है कि गाजा का जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो फिलहाल तटस्थ टेक्नोक्रेट्स को सौंप दिया जाए। टेक्नोक्रेट्स मतलब विशेषज्ञ? हाँ, विशेषज्ञों की एक अस्थायी फिलिस्तीनी समिति। अगर ऐसा होता है तो ये शायद गतिरोध तोड़ने में मदद कर सकता है। अच्छा, और एक और अहम बात यह है कि मिस्र, सऊदी अरब, कतर, ऐसे कई अरब देश इस अमेरिकी पहल का स्वागत कर रहे हैं। तो एक तरह से क्षेत्रीय स्तर पर समझौते के लिए माहौल बन रहा है। ठीक है, तो कूटनीति की दुनिया से अब निकलते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर आते हैं। तेल उत्पादक देशों का संगठन और उनके सहयोगी ओपेक प्लस, उन्होंने कोई बड़ा फैसला लिया है। हाँ, और ये फैसला थोड़ा चौंकाने वाला है। उन्होंने तय किया है कि नवंबर से तेल उत्पादन रोजाना 13,37,000 बैरल बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे? जे बढ़ाएंगे। और ये इस साल उनके उत्पादन लक्ष्य में जो कुल बढ़ोतरी है, करीब 26 लाख बैरल, उसी का हिस्सा है। ये मात्रा दुनिया की कुल तेल मांग का लगभग 2.5% है। ये चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि ये ग्रुप तो पिछले काफी टाइम से उत्पादन घटा रहा था कीमतें ऊंची रखने के लिए। अभी अचानक यू टर्न क्यों? इसका सीधा निशाना ऐसा लगता है अमेरिकी शेल उत्पादक हैं। अच्छा। वो जो शेल तेल निकालने की नई तकनीक आई है, उससे अमेरिका का तेल उत्पादन बहुत बढ़ गया है। हाँ, सुना है। इससे ओपेक प्लस देशों का बाजार हिस्सा कम हुआ है।
तो पहले उन्होंने कटौती करके कीमतें बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अब लगता है कि वो बाजार में अपनी हिस्सेदारी वापस चाहते हैं। चाहे कीमतें थोड़ी कम ही क्यों ना हो। बिल्कुल, भले ही उसके लिए कीमतें थोड़ी कम करनी पड़े। ये एक तरह का मार्केट शेयर वॉर समझ लीजिए। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस फैसले के ऐलान के बाद भी पिछले हफ्ते कच्चे तेल की कीमतें गिरी। ब्रेंट क्रूड, जो ग्लोबल बेंचमार्क है, उसका वादा भाव 8% से ज्यादा गिर गया, $64.5 प्रति बैरल पर आ गया। अमेरिकी क्रूड भी गिरा। ऐसा क्यों? हाँ, यहीं तो तेल बाजार की जटिलता सामने आती है। देखिए, ओपेक प्लस का उत्पादन बढ़ाने का फैसला एक बात है, लेकिन बाजार और भी चीजें देखता है। जैसे दुनिया भर में आर्थिक विकास की रफ्तार कैसी है, कहीं मंदी का डर तो नहीं जिससे तेल की मांग कम हो सकती है। अच्छा, तो शायद बाजार को लग रहा है कि मांग उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी, या फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ चिंताएं हैं, इसीलिए उत्पादन बढ़ाने की खबर आई, फिर भी कीमतें गिर गईं। ये दिखाता है कि बाजार हमेशा सीधा सीधा नहीं चलता। वाकई अर्थव्यवस्था की पहेलियां सुलझाना आसान नहीं है। चलिए अब कुछ ऐसी खबरों पर आते हैं जो सीधे लोगों के जीवन से जुड़ी हैं। स्वास्थ्य और प्राकृतिक आपदाएं। बांग्लादेश से डेंगू की खबरें चिंताजनक है। हाँ, स्थिति वाकई गंभीर बनी हुई है। कल सुबह तक के जो 24 घंटे थे उसमें डेंगू से 9 और मौतें हुई, ओह, और ये इस साल एक दिन में हुई मौतों का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। कुल मिलाकर बांग्लादेश में इस साल 200 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं डेंगू से। बाप रे। स्वास्थ्य अधिकारी और विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये संकेत हैं कि डेंगू का फैलाव बहुत ज्यादा है, और इससे निपटने के लिए लगातार और मजबूत कदम उठाने की जरूरत है, खासकर मच्छरों को रोकने के उपाय। और पड़ोसी देश नेपाल से भी दुखद खबर है। पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश, भूस्खलन, बाढ़, वहां काफी तबाही हुई है। लगभग 52 लोगों की जान जाने की खबर है। बिल्कुल, नेपाल के ज्यादातर हिस्सों में शुक्रवार से लगातार बारिश हो रही है, और दक्षिण पूर्वी नेपाल में जो कोसी नदी है, हाँ, उसका जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। इससे बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है। मौसम विभाग कह रहा है कि बारिश आज भी हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में ऐसी आपदाएं बहुत विनाशकारी होती हैं। इस मुश्किल वक्त में भारत ने भी नेपाल का साथ देने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जान माल के नुकसान पर दुख जताया है और कहा है कि भारत नेपाल सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है। ये बहुत जरूरी है। पड़ोसी देशों के बीच ऐसे संकट के समय में एक दूसरे का साथ देना, मदद करना, ये मानवीय रिश्तों को मजबूत करता है। ऐसी ही एकजुटता का एक और उदाहरण भूटान में भी देखने को मिला। वहां अमोचू नदी क्षेत्र में अचानक बाढ़ आई। जी हाँ, और वहां स्थिति इसलिए बिगड़ गई क्योंकि मौसम बहुत खराब था। तो भूटान का अपना जो हेलीकॉप्टर ड्रू केयर का, वो उड़ नहीं पा रहा था। अच्छा। ऐसे में भूटान ने भारत से मदद मांगी और भारतीय सेना ने फौरन कार्रवाई की। 2 हेलीकॉप्टर भेजे गए और बचाव कार्य सफल रहा। जी बिल्कुल। एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। भूटान सरकार ने इस समय पर मिली मदद के लिए भारतीय सेना का आभार भी जताया है। ये दिखाता है कि पड़ोसी देश कैसे मुश्किल में एक दूसरे के काम आ सकते हैं। दूसरी तरफ चीन एक और प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है। मथमू नाम का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात ग्वांगडोंग प्रांत की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, और उसका असर दिखना शुरू हो गया है। परिवहन सेवाएं रुक गई हैं और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। अमेरिकी नौसेना का जो साइक्लोन वार्निंग सेंटर है, वो बता रहा है कि दक्षिण चीन सागर में हवा की रफ्तार 104 मील प्रति घंटे तक पहुंच गई है। काफी तेज है ये। आगे क्या अनुमान है? क्या ये और खतरनाक हो सकता है? अनुमान ये है कि ग्वांगडोंग प्रांत से टकराने के बाद तूफान धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा और फिर ग्वांगशी प्रांत की ओर बढ़ेगा। लेकिन एक और चिंता की बात है। क्या? मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि तूफान के असर से आज दोपहर तक आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। बर्फबारी चक्रवात के साथ? हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मौसम कई बार ऐसे अप्रत्याशित रूप दिखाता है और इस बर्फबारी से बाढ़ का खतरा और बढ़ सकता है। तिब्बत से भी ऐसे ही मौसम की मार की खबर है। माउंट एवरेस्ट के पूर्वी ढलानों पर बर्फीले तूफान ने करीब 1000 लोगों को फंसा दिया था। जी, ये घटना काफी ऊंचाई पर हुई, 4900 मीटर से भी ऊपर। राहत और बचाव का काम चल रहा है। खबर है कि करीब 350 लोगों को सुरक्षित निकालकर कुदांग शहर लाया जा चुका है। अच्छा, कुछ लोग बचा लिए गए हैं। हाँ, बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले बहुत भारी बर्फबारी हुई थी, जिससे टेंट वगैरह गिर गए थे। अब स्थानीय लोग और बचाव दल मिलकर बर्फ हटाकर रास्ते साफ करने में लगे हैं। और एक और प्राकृतिक घटना, उत्तरी किर्गिस्तान में आज सुबह भूकंप आया। हाँ, सुबह सुबह रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.4 मापी गई। इसके झटके मध्य एशिया के दूसरे हिस्सों में भी महसूस किए गए। कोई नुकसान? भूकंप का केंद्र तियन शान पर्वत श्रृंखला में था।
अभी तक किसी बड़े नुकसान या किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गनीमत है, लेकिन अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इन सभी घटनाओं को देखें तो लगता है जैसे प्राकृतिक आपदाएं दुनिया के अलग-अलग कोनों में एक साथ कहर बरपा रही हैं। बिल्कुल। इन गंभीर खबरों के बाद अब थोड़ा रुख करते हैं खेल जगत की ओर। वहां से कुछ अच्छी खबरें हैं। महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। हाँ, ये एक जबरदस्त जीत है। कोलंबो में मैच हुआ था और भारत ने पाकिस्तान को 88 रनों के बड़े अंतर से हराया। वाह। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 247 रन बनाए थे। जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 169 पर ही सिमट गई। इस जीत के हीरो कौन रहे? किन खिलाड़ियों का प्रदर्शन खास रहा? गेंदबाजी में क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा दोनों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। 3-3 विकेट लिए दोनों ने। अच्छा। क्रांति गौड़ को तो उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। वाह। और बल्लेबाजी में हरलीन देओल ने 46 रनों की अहम पारी खेली। ये टूर्नामेंट में भारत की दूसरी जीत है। टीम का मनोबल काफी बड़ा होगा इससे। तो भारत का अगला मैच कब और किससे है? अगला मुकाबला 9 अक्टूबर को है विशाखापट्टनम में, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। दक्षिण अफ्रीका, वो भी मजबूत टीम है। जी हाँ, मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है। क्रिकेट के अलावा पैरा एथलेटिक्स में भी भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। निश्चित रूप से। नई दिल्ली में जो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई, उसमें भारत ने कुल 22 पदक जीते हैं। 22 पदक, बहुत बढ़िया। हाँ, जिसमें 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। ये वाकई एक शानदार उपलब्धि है। प्रतियोगिता के आखिरी दिन भी भारत को 2 सिल्वर मेडल मिले। अच्छा। जी, सिमरन शर्मा ने महिलाओं की 200 मीटर T12 रेस में, ये श्रेणी दृष्टिबाधित एथलीटों के लिए होती है, और प्रीति पाल ने महिलाओं की 100 मीटर T35 रेस में, ये श्रेणी उन एथलीटों के लिए है जिन्हें सेरिब्रल पाल्सी या समन्वय संबंधी चुनौतियां होती हैं। ये पदक दिखाते हैं कि हमारे पैरा एथलीट कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और बैडमिंटन प्रेमियों के लिए भी एक अहम खबर है। भारत एक बड़ी जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है, काफी सालों बाद। हाँ, पूरे 17 साल बाद भारत जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। ये प्रतियोगिता आज से असम में शुरू हो रही है और 19 अक्टूबर तक चलेगी। अच्छा। इसमें पहले टीम इवेंट होगा, फिर व्यक्तिगत मुकाबले होंगे। भारत की टीम किस ग्रुप में है और पहला मैच किससे होगा? भारत को ग्रुप H में रखा गया है। उनके साथ हैं संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और नेपाल। मेजबान होने के नाते भारतीय टीम पर अच्छा प्रदर्शन करने का थोड़ा दबाव भी होगा और उम्मीदें भी होंगी। आज उनका पहला मुकाबला नेपाल से है। तो ये थी आज की हमारी पड़ताल। कूटनीति के दांव-पेंच, अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव, प्रकृति का रौद्र रूप और खेल के मैदान का जोश। काफी कुछ घटा है दुनिया भर में। हाँ, और जब इन सब खबरों को एक साथ देखते हैं तो ये दुनिया कितनी इंटरकनेक्टेड है, कितनी जुड़ी हुई है, ये साफ नजर आता है। बिल्कुल। कतर में होने वाली एक बैठक का असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है। ओपेक प्लस का एक फैसला दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों को हिला सकता है। सही बात है। एक देश में आई बाढ़ पर दूसरे देश की प्रतिक्रिया रिश्तों की गर्मी या ठंडक बता देती है। बिल्कुल। और मुश्किलों के बीच सहयोग की कहानियां भी सामने आईं, जैसे नेपाल और भूटान में भारत की मदद। ये दिखाता है कि चुनौतियों के बावजूद वो मानवीय पहलू भी जिंदा है। हाँ, इन सब पर बात करने के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। क्या? हम अक्सर इन बड़ी घटनाओं पर तो ध्यान देते हैं, राजनीतिक समझौते, आर्थिक फैसले, बड़ी आपदाएं, लेकिन इनका असर उन छोटे समुदायों, उन आम लोगों पर कैसे और कितना पड़ता है, जिन तक शायद मीडिया की नजर रोज नहीं पहुंचती। मतलब जमीनी स्तर पर। हाँ, किसी फैक्ट्री के बंद होने का या किसी फसल के बर्बाद होने का, उसका दूरगामी असर क्या होता है उन लोगों पर। शायद इन अनकहे प्रभावों को समझना भी उतना ही जरूरी है जितना इन बड़ी खबरों को समझना। ये वाकई सोचने वाली बात है। बड़े घटनाक्रमों की सुर्खियों के पीछे छिपी छोटी कहानियों और उनके असर प्रभावों पर गौर करना बहुत जरूरी है। चलिए, इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।